चलिए आज से आइसोमेरिज्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसे आईटी एडवांस में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं बेटा, ठीक है, वो कौन सा है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। लिखिए ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। देखो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, चलिए जैसा नाम से लग रहा है ऑप्टिकल, ऑप्टिकल का मतलब लाइट। तो लाइट के अलोंग कहीं ना कहीं डिफरेंट बिहेवियर हो रहा होगा। तो लाइट की अगर बात करते हैं तो लाइट दो तरह का होता है। एक होता है सिंपल लाइट। सिंपल लाइट जैसा ट्यूब लाइट वगैरह चल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो इसका प्रोपोगेशन क्या होता है? सारे डायरेक्शन में होता है। और जो सारे डायरेक्शन में लाइट प्रोपोगेट करे तो इसको बोलते हैं सिंपल लाइट है। क्या बोलना है? सिंपल लाइट है। बस में आगे। लेकिन सिंपल लाइट को किसी पोलराइजर से पास करा दें, जैसे निकोल प्रिज्म, इससे पास करा दें, तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सारे डायरेक्शन लाइट को काट कर एक डायरेक्शन कर देता है। तो ये यूनि डायरेक्शनल लाइट है। इसी यूनि डायरेक्शनल लाइट को हम बोलते क्या है? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। बस में आगे। तो सिंपल लाइट को आपने बना दिया है प्लेन पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसको छोटे में इंसान मक्कारी करके क्या लिखेगा? पीपीएल। बस में आगे। जैसे मान लो लेजर लाइट है, तो लेजर लाइट जब जलाओगे तो क्या होगा? एक डायरेक्शन में जाएगा। लेकिन ट्यूब लाइट जल रहा है, बल्ब जल रहा है, तो क्या है? सारे डायरेक्शन में जा रहा है। तो सारे डायरेक्शन लाइट को काटकर आपने एक डायरेक्शन कर दिया। एक डायरेक्शन से इनडायरेक्टली फायदा क्या हुआ? इनडायरेक्टली फायदा हुआ कि एनर्जी जो होता है hc/λ, दैट मीन्स एक फिक्स वेवलेंथ ऑफ लाइट मिल गया। और एक फिक्स वेवलेंथ लाइट मिल गया मतलब फिक्स एनर्जी मिल गई। और जब फिक्स एनर्जी मिल गई तो इसी एनर्जी को अब किसी सिंपल के ऊपर हम स्ट्राइक करेंगे, सिंपल में डालेंगे या पास करेंगे। और जो सिंपल से पास किया, जिसको चेक करना है कि जो कंपाउंड है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, इनएक्टिव है। तो तीन तरह का ऑब्जर्वेशन देखने को मिल सकते हैं। ये लाइट एज सच जैसे था वैसे ही सिंपल से निकल जाए। दूसरी संभावना क्या हो सकती है कि ये ऐसे ना निकले, बल्कि क्या करे? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगल पर बेंड हो जाए, हो सकता है। और तीसरी संभावना क्या हो सकती है? तीसरी संभावना हो सकती है कि ऐसा ना निकले, बल्कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किसी एंगल पर बेंड हो जाए। बस में आगे। तो अगर लाइट ऐसे ही निकल गया, दैट मीन्स इस सैंपल के अंदर लाइट के अलावा कोई बिहेवियर नहीं है। लेकिन अगर ये क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज कहीं भी मुड़ा, मतलब है क्या कि लाइट के अलावा इसका बिहेवियर है। तो जो बिहेवियर है तो इनको बोलना है ऑप्टिकली एक्टिव है, और इसमें अंदर बिहेवियर नहीं है, इसको बोलना है ऑप्टिकली इनएक्टिव है। याद रहेगा? चल लिखो एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड। एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड, एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड बनाओ। देखो, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलना है ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और इन्हें बोलना है ऑप्टिकली एक्टिव है। अब इन्हें डिफरेंशिएट कैसे करोगे? तो डिफरेंशिएट करने के लिए इसको बोलते हैं डेक्स्ट्रो है। क्या बोलना है? डेक्स्ट्रो है, छोटे में डी या छोटे में प्लस। और इसे जो नाम देते हैं ये बोलते हैं लीवो है। क्या बोलना है? लीवो, छोटे में एल या माइनस। ठीक है, चल बनाओ। अरे 8:15। चलिए एक बार फिर समझिए, हमने क्या बोला कि लाइट जो सिंपल लाइट जो सारे डायरेक्शन प्रोपोगेट करे, इसको बोलते क्या है? सिंपल लाइट। तो सिंपल लाइट को किसी पोलराइजर से पास किया, जैसे निकोल प्रिज्म से पास किया, तो सिंपल लाइट को ये यूनि डायरेक्शनल बना देता है, इसको बोलते क्या है? प्लेन पोलराइज्ड। तो मल्टी डायरेक्शनल लाइट को आपने यूनि डायरेक्शनल बना दिया, इनडायरेक्टली एक एनर्जी मिल गई, इसी एनर्जी को सिंपल से पास किया, और पास करने से तीन तरह का ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं कि लाइट ऐसे ही निकल जाए, मतलब कोई बिहेवियर नहीं है, ऑप्टिकली इनएक्टिव है। क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मुड़ जाए, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव है।
लाइट को जब डाला सिंपल से, तो लाइट का डिफ्लेक्शन चाहे इधर होगा चाहे इधर होगा चाहे ऐसे ही निकल जाएगा। जैसे मान लो कि ये पानी का बॉटल है, इस हमने लाइट को पास किया, तो 3 ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं कि काट के सीधे निकल जाए, काट के इधर मुड़ जाए, या काट के इधर मुड़ जाए। तो आगे जिंक सल्फाइड का प्लेट होता है, उसी जिंक सल्फाइड के प्लेट पे उसका डॉट पड़ता है, तो उसी डॉट के बेसिस हम पता कर लेते हैं कि वो मुड़ा है क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। बस में आगे, तो अगर ऐसा सच निकला है तो बोलते हैं ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और किसी भी तरीके से मुड़ा है तो इसको बोलते हैं ऑप्टिकली एक्टिव है। तो डिफ्रेंशिएट कैसे किया है कि अगर क्लॉकवाइज मुड़ा तो ऑप्टिकली एक्टिव डेक्स्ट्रो है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज मुड़ा तो ऑप्टिकली एक्टिव लीवो है। बस में आगे चलिए, अब ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट किसी न किसी ये इंस्ट्रूमेंट के अंदर हो रहा होगा ना। बस में आगे, तो इंस्ट्रूमेंट का नाम एक बार IEEE के समय आपसे पूछा गया था, वो आपको याद होना चाहिए, उसको बोलते क्या है, पोलारीमीटर। बस में आगे चलो पॉइंट के रूप में लिखो, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड, द इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड to measure optical activity, the instrument which is used to measure optical activity is called as polarimeter, is called as the instrument which is used to measure optical activity is called as polarimeter। याद रहेगा। चलिए, अच्छी बुरी बात क्या है कि अगर आपको ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म पढ़ना है तो आपके पास क्या होना चाहिए, पोलारीमीटर। बस में आगे खरीदोगे, ठीक है। टीचर अगर पढ़ाने के लिए, ठीक है, 40,000 50,000 मांग ले, तो पेरेंट्स को आपको लगता क्या है कि किडनी बेचनी पड़ेगी ठीक है, तो क्या आप पोलारीमीटर खरीदोगे? नहीं। तो क्या करें, छोड़ दें? नहीं। तो IIT आपसे चाहती भी नहीं है कि आप पोलारीमीटर खरीदिए। IIT क्या चाहती है, IIT चाहती है कि पेपर पे देखकर कि आप बता पाते हो या नहीं कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली इनएक्टिव है। अगर पेपर पे देखकर आप बता पा रहे हो, बस में आगे थ्योरेटिकली अगर आप बता पा रहे हो कि कौन एक्टिव है कौन इनएक्टिव है, तब तो IIT में चले जाओ, और वहां आपको हम पोलारीमीटर दे देंगे। बस में आगे वहां पे एक्सपेरिमेंट कर लेना और वैल्यू निकाल लेना कितना डिग्री मुड़ा है। लेकिन अगर आप थ्योरेटिकली पेपर पे देखकर नहीं बता पाते हो, मतलब क्या है, आप यहाँ मत आओ बस में आगे आप यहाँ मत आओ, कि गलती से अगर आप यहाँ पे आ गए तो क्या इंडिया के लिए अच्छा है बुरा है? बताओ, गलती से आप यहाँ आ गए तो इंडिया के लिए अच्छा है बुरा है? सोचना चाहिए, सोचना चाहिए। सोचो, 2 तरह के बच्चे होते हैं, 2 तरह के बच्चे होते हैं। एक बच्चा कौन होता है, एक बच्चा होता है जो कोटा आया और पढ़ाई में लग गया, दूसरा भी आया पढ़ाई में लग गया। क्योंकि कोटा आएगा क्यों, पढ़ने के लिए आएगा। बस में पढ़ने के लिए आया और पढ़ाई में लग गया। बस में आगे, लेकिन पढ़ाई के बाद जब टेस्ट हुआ, बस में आगे, तो इसका मतलब जब टेस्ट हुआ तो आप लोगों ने दिया हुआ, ठीक है, दिया होगा टेस्ट, आपने देखा होगा कि आपके परसेंटाइल या परसेंटेज कितना आता है, 30%, 40%, 50 हो गया तो हाईएस्ट हो जाता है। बस में आगे, तो 30% 40% अगर आपके नंबर्स होते हैं, ठीक है, तो इसका मतलब बच्चा फ्रस्ट्रेट होगा या नहीं होगा? होगा। 10th क्लास उसके पहले उसने 90s के नीचे कभी देखा नहीं है, और अचानक कोचिंग में आते ही उसका 30% 40% परसेंटेज वगैरह होता है, तो क्या फ्रस्ट्रेशन होगा या नहीं होगा? होगा। मम्मी पापा का अलग से मतलब एक तरह से ख्वाहिश होती है कि कोटा बच्चा गया है और 30-40% पा रहा है, इसका क्या मतलब है, वो पढ़ाई नहीं कर रहा है। क्योंकि जब तक घर पे था तो 90-95 के नीचे देखा नहीं, और हमने उसे कोटा छोड़ दिया है, हम चले आए हैं और 30-40% ला रहा है, मतलब क्या है, वो पढ़ाई कर नहीं रहा है। बस में आगे, तो पेरेंट्स का अलग से थॉट्स होता है कि और पढ़ाई नहीं कर रहा होता है, बच्चे का अलग थॉट होते हैं कि इतना मेहनत कर लिया, जो होमवर्क दिया गया सारा लगा डाला, फिर भी हमारे नंबर इतने क्यों आए। बस में आगे, तो बच्चा अलग से परेशान है, पेरेंट्स अलग से परेशान है कि दिक्कतें आई कहाँ। बस में आगे, तो दिक्कतें आई कहाँ, तो उसी दिक्कत के समाधान के लिए बच्चा जो है वो टीचर के पास गया। बस में आके टीचर के पास गया कि सर आपने जैसा जैसे बोला था वैसे मैंने किया, फिर भी नंबर नहीं आए। बस में आके टीचर बोलेगा यार तुम ये कर लो, ये कर लो, ये भी लगा लो, ये भी लगा लो, ऐसे कर लो, जहां जहां डाउट्स आता है मेरे से आके पूछ लो, यही तो कहेगा। बस में आगे उसने फिर से मेहनत किया, तो ये अगले पेपर में ये 30-40% बढ़ कर कितना हो गया, मान लो 50% तक पहुंच गया। बस में आगे फिर भी उसने देखा कितना है, 90-95, और देख कितना आ रहा है, 40-50।
तो दुख होगा या नहीं होगा? होगा। लेकिन अगले पेपर में क्या होगा? पिछला 3 साथ में आ गया। अच्छा, इसका भी पेपर का पार्ट था, इस पेपर का पार्ट भी था और इस पेपर का पार्ट भी था, और इनको मिलाकर एक साथ उन्होंने पेपर ले लिया। बस में आगे अब होगा गया, अभी फिर से गिरेगा और फिर से गिरकर लगभग ये 35-40 के आसपास पहुंच जाएगा। तो क्या बच्चे का फ्रस्ट्रेशन लेवल बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बढ़ेगा। तो इसमें अब बच्चा परेशान होता है, इसमें बच्चा क्या होता है? परेशान होता है। कुछ जो लेबोरियस होते हैं, मेहनती होते हैं, वो जूझते रहते हैं और धीरे 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 मतलब एक तरह से ऐसे ऐसे गिरते 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 यहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन कुछ जो मेंटली थोड़े वीक होते हैं और लेबोरियस नहीं होते हैं, वो सोचते क्या हैं, अब वो हार मान लेते हैं कि यार मेरे से तो होगा नहीं, और जो मेरे से होगा नहीं, तो आज कोटा आ चुके हैं, कोचिंग फीस दे चुके हैं, अब करेंगे क्या? बस अब वो एकदम भीड़ चाल में लग जाते हैं। सुबह उठना, पढ़ाई करना, फिर उठना, फिर पढ़ाई करना, फिर उठना, पढ़ाई करना, सोना, उठना, पढ़ाई करना, इसी पर्टिकुलर में करते रहते हैं। बस में आगे कभी कभी मन नहीं माना तो कोटा में बहुत सारी जगह हैं घूमने के लिए, कोटा भ्रमण पे निकल जाते हैं। बस में आगे तो कहने का मतलब ये है कि साइकोलॉजी में यही सब चीजें मतलब इनडायरेक्टली बच्चों को देखा जाता है और पाया जाता है। तो सोचो, इसी में अच्छी बुरी बात क्या है कि एक बच्चा ऐसा है जो भगवान की खूब सारा पूजा पाठ करता है, ठीक है, और खूब सारा पूजा पाठ करता है, और कोटा में उसको पढ़ाई करने के लिए आया था, आईआईटी का एग्जाम आ चुका है, अब वो क्या करेगा? मंदिर जाएगा, ठीक है, देखो मंदिर जाएगा वो। मंदिर जाएगा और भगवान को घूस देने की कोशिश करेगा, और क्या कहेगा? भगवान किसी तरह से आईटी पास करा देना, अगर आपने आईटी पास करा दिया तो 501 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा। बस में थोड़ा ज्यादा रईस हुआ तो बोलेगा 5001 रुपए का लड्डू चढ़ाऊंगा, ऐसे कुछ बोलेगा। बस में आगे अगर मेरी ये मनोकामना पूरी कर दी तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, यहाँ कर दूंगा, वहां कर दूंगा, ठीक है, नंगे पैर आऊंगा, पता नहीं क्या क्या कहता है। बस में आगे तो सारा भूमिका बांधेगा। बस में आगे लेकिन दूसरा जो बच्चा जिसने मेहनत किया है वो क्या कहेगा? वो भी जाएगा, भगवान की पूजा करेगा, बोलेगा इतनी दिनों से मैंने अच्छी तरीके से पढ़ाई किया, भगवान मेरी पढ़ाई सक्सेस देना और मुझे पास करा देना। मतलब कोई मन्नत तो नहीं मांगेगा कि यार मुझे ये मुझे इतना पैसा चढ़ा रहा हूँ, मुझे ये कर दो, वो कर दो। वो सब एनर्जी लेकर आएगा कि भगवान मैंने पढ़ाई किया है, मेरा पेपर ठीक जाए। बस में आगे तो मैंने पढ़ाई किया है, पेपर ठीक जाए, और इस थॉट के साथ पेपर देने गया, और ये केवल घूस के बेसिस पे पेपर देने गया। बस में आगे अनलकली क्या हुआ? दोनों का आईटी में सिलेक्शन हो गया। दोनों का आईटी में, एक जिसने मेहनत करके पहुंचा और एक जिसने बिना मेहनत करके पहुंचा भगवान को केवल घूस वगैरह देकर। भगवान हो सकता है पिछले जन्म में उसने कुछ अच्छा ये काम किया हो, भगवान ने जितने तुक्के मारे ये सारे बैठ गए। बस में आगे सारे बैठ गए और इसके भी सिलेक्शन हो गया। सोचिए, पिछले जन्म का अच्छा कर्म था, ठीक है, लेकिन इस जन्म में अब वो 501 रुपये या 5001 रुपये भगवान को चढ़ाएगा? नहीं चढ़ाएगा। फिर दूसरा मन्नत मांगे, फिर अच्छा पिछले वाला नहीं दिया था, अब दे देते हैं। बस में आगे तो कहने का मतलब ये थॉट्स में ये बताना चाहता हूँ बेटा कि एक बच्चा जो मेहनत करके आईटी में पहुंचा है और एक बच्चा जो तुक्के मार के आईटी में पहुंचा है, बस में आगे तो क्या दोनों का थॉट प्रोसेस आईटी में जाने के बाद भी सेम होगा, डिफरेंट होगा? डिफरेंट होगा। अगर डिफरेंट होगा तो आईटी में जाने के बाद आपको मालूम है कि यहाँ पे आपको प्रोजेक्ट मिलता है। यहाँ क्या मिलता है? प्रोजेक्ट मिलता है कि ये करिए। तो मान लो कोई प्रोजेक्ट मिला कि आपको ए बनाना है, ए बनाना है, और ए बनाने के लिए अलग अलग तरीके हैं। एक तरीका है कि एक के अंदर दूसरा डाल दो तब ए बन जाता है, एक तीसरे के अंदर चौथा डाल दो तब ए बन जाता है, और पांचवे के अंदर छठा डाल दो तब ए बन जाता है। मान लो ऐसा कोई 2 केमिकल रिएक्शन के थ्रू अगर ए बनता हो, तो जो ई होगा जिसने मेहनत करके आईटी में गया है, तो इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? थ्योरेटिकली सोचेगा, पास्ट में जो पढ़ाई किया है उसके बेसिस सोचेगा कि यार इनमें से कौन सा तरीका है जो बेस्ट है। बस में आगे कौन सा तरीका है जो बेस्ट है, और उससे अगर लगता है कि ये तरीका बेस्ट है तो इस पर्टिकुलर का यूज करके वो ए बनाने की कोशिश करेगा। लेकिन इसका थॉट प्रोसेस क्या होगा? आईटी में आ चुका है और सारा रिसोर्स है, तो 3 कंटेनर लेगा, एक में 1, एक में 3, एक में 5, और उसमें दूसरा, इसमें चौथा, इसमें पांचवा, छठा डाल देगा, और जिससे बन रहा होगा उससे लेकर ए बनाकर सर को दे देगा। ये तो होगा। तो इनडायरेक्टली अगर बनना इसी से था तो इस बच्चे ने क्या किया? इन रिसोर्सेस को बर्बाद किया। क्या नहीं किया? अगर बनना अगर इसी से था तो इस बच्चे ने क्या किया? इन रिसोर्सेस को बर्बाद किया। बस में आगे, और जो इन रिसोर्सेस को बर्बाद किया तो इंडिया पहले से गरीब कंट्री है और ऊपर से ये भी बर्बाद हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं कंगाली में आटा गीला। बस में आगे, तो इसका मतलब अगर ये भी बर्बाद हो रहा है तो इनडायरेक्टली इसको बचाना नहीं बचाना है?
बचाना है। तो इसीलिए तो आईआईटी आपसे कंपटीशन के थ्रू आपको यहाँ पहुंचवाती है कि जिससे कि अगर अच्छा ब्रेन यहाँ आया तो कम कॉस्ट में ज़्यादा अच्छा बना पाएगा, और नॉर्मल ब्रेन अगर यहाँ आया तो बहुत सारा इंडिया का रिसोर्स भी बर्बाद करेगा। बस में आते इसलिए कंपटीशन होता है, और कंपटीशन के थ्रू 10,000 12,000 बच्चे आईआईटी में जाते हैं। बस में आगे तो हर चीज़ के पीछे क्या होता है, लॉजिक होता है। बस में आगे तो इसका तो आईआईटी आपसे ये नहीं चाहती है कि भाई मतलब हर चीज़ आओ और एक्सपेरिमेंट करो और फिर बताओ। आईआईटी क्या चाहती है कि पेपर पे देख लो और पेपर पे देख के बता दो कि कौन सा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है, कौन सा इनएक्टिव है। अब उसके बाद देखा जाएगा कितने डिग्री क्लॉकवाइज कितने डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन पेपर पे देख कर पता तो चल जाए कि भाई इसके ऊपर हमको मेहनत करनी है, इनके ऊपर मेहनत नहीं करनी है। बस में आगे चलिए, अब पेपर पे देख के कैसे बताओगे कि कौन ऑप्टिकली एक्टिव है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव है। देखिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड, चलो थोड़ा समझा दें, तुम लेट आए हो लेकिन आगे से लेट मत आया करो। इसमें ये दिखाया बेटा कि एक्सपेरिमेंटल बैकग्राउंड में कि सिंपल लाइट जिसका प्रोपगेशन सारे डायरेक्शन में होता है, इसको निकोल प्रिज्म से पास कराने से सारे डायरेक्शन लाइट काटकर एक डायरेक्शन हो जाता है। इसी यूनिडायरेक्शनल लाइट को किसी सिंपल से पास किया तो 3 तरह के ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं। निकोल प्रिज्म किसी पोलराइजर इसे पास किया तो इसकी प्रॉपर्टी होती है कि सारे डायरेक्शन को लाइट को काटकर एक कर देता है। तो यूनिडायरेक्शनल लाइट को बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। अब किसको चेक करना है कि ऑप्टिकली एक्टिव है इनएक्टिव है, उसके सैंपल से इसको पास किया तो 3 ऑब्जर्वेशन हो सकते हैं कि लाइट ऐसे ही निकल जाए या क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाए पोलरिमीटर में। ठीक है, तो अगर ऐसे ही निकल गया तो ये सैंपल ऑप्टिकली इनएक्टिव है, और किसी भी डायरेक्शन मूव कर गया तो ऑप्टिकली एक्टिव है। क्लॉकवाइज के लिए अलग नाम दे दिया डेक्स्ट्रो और एंटी क्लॉकवाइज का अलग नाम दे दिया लेवो। बस में आगे इसी लाइट को पोलराइज्ड बना दिया, प्लेन पोलराइज्ड। जैसे तुमने एक तुमने मूवी देखी होगी क्रिश 2, देखा है? उसमें क्या होता है, उसमें लाइट के थ्रू किसी को मारता है, देखा है ना? 3 में था, चलो 2 3 जो भी होगा तो इनडायरेक्टली लाइट है क्या, एनर्जी तो है। जैसे लेजर बीम है, लेजर लाइट जलाते हो तो होता क्या है, एक डायरेक्शन में लाइट जाता है। बस में आगे तो डायरेक्शनल लाइट को इनडायरेक्टली बोल दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है। लेकिन ट्यूब लाइट है, बल्ब है, ये कोई डायरेक्शन नहीं, पूरा फैला हुआ है, और जो फैला हुआ है तो इसको बोलते क्या है, सिंपल लाइट। तो सिंपल लाइट को प्लेन पोलराइज्ड बनाकर सिंपल से पास कर लेते हैं। चलिए लिखिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। लेजर में डिपोलर प्रिज्म लगा होता है क्या? अलग अलग तरीके के पोलराइजर होते हैं, निकोल प्रिज्म उसमें से एक पोलराइजर है। ठीक है, लिखिए थ्योरेटिकल बैकग्राउंड। और थ्योरेटिकल बैकग्राउंड में कुछ टर्म्स होते हैं, इन टर्म्स को आपको समझना जरूरी है। उसमें एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं काइरल कार्बन। क्या बोलना है, काइरल कार्बन। चलिए बनाइए, आईटी मेन इसको लेकर क्वेश्चन पूछता है, काइरल कार्बन। समझिएगा, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग है, ए है, बी है, सी है, डी है। बस में आगे बैठ जाओ, ये भी जगह तो खाली है, दोस्तों के बगल में ही बैठना है चलिए तो अब पीछे ध्यान रखना, तार हिलाना नहीं तुम लोग, नहीं तो फिर बैटरी बंद हो जाएगा आवाज। चलिए तो ऐसा कार्बन जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग है, तो इस कार्बन को जो नाम देते हैं वो नाम क्या देते हैं, काइरल कार्बन, या इसी को बोलते हैं एसिमेट्रिक कार्बन। एसिमेट्रिक कार्बन बनाओ, लिखो ऐसा कार्बन जिसकी चारों के चारों वैलेंसी अलग है, इसको नाम क्या देना है, काइरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन। चलिए सोच के बताइएगा, अगर मान लो ऐसे हमने ब्यूटेन दे दिया, बस में आगे क्या इसमें तीनों की तीनों हाइड्रोजन सेम है डिफरेंट है, सेम है। यहाँ दोनों के दोनों हाइड्रोजन सेम है डिफरेंट है, यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम है डिफरेंट है, यहाँ 3 हाइड्रोजन सेम है डिफरेंट है, सेम है डिफरेंट नहीं, 3 हाइड्रोजन सेम है ना। तो अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कितने काइरल कार्बन है, क्या कहोगे, 0। बस में आगे, लेकिन इसी को ऐसे दे दे कि 2 क्लोरो ब्यूटेन, ऐसे पूछ ले तो यहाँ पे 3 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ 2 हाइड्रोजन सेम है, यहाँ 3 हाइड्रोजन सेम है। लेकिन इस कार्बन के बारे में सोचो, एक हाइड्रोजन है, एक क्लोरीन है, एक मिथाइल है, एक इथाइल है। इधर क्या है, इधर इथाइल है, इधर क्या है, मिथाइल है, इधर क्या है, क्लोरीन है, और एक यहाँ छुपा हुआ ये क्या है, हाइड्रोजन है। तो क्या इस कार्बन के चारों वैलेंसी अलग हो गया या नहीं हो गया, हो गया। तो वही तो बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग है।
तो क्या फर्क पड़ता है बेटा, मिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल कुछ भी लगा हो, इस कार्बन की वैलेंसी देखो, एक वैलेंसी मिथाइल, एक वैलेंसी इथाइल, एक वैलेंसी क्लोरीन, एक वैलेंसी हाइड्रोजन, तो अगर उसमें कुछ भी लगा दे। मिथाइल या मिथाइल तो तब नहीं होता। अगर मिथाइल मिथाइल होता दोनों सेम है डिफरेंट है, तब क्यों होता। ठीक है, चलिए एनालाइज करिए। तो इसके अंदर कायरल कार्बन कितने हो गए, एक। चलिए और थोड़ा एग्जांपल लेते हैं। अगर मान लो हम ऐसे दिखा दें, ऐसे दिखा दें, ऐसे बना दें, यहाँ OH है, यहाँ H है और यहाँ आपका CH3 है। सोचो क्या यहाँ तीनों के तीनों हाइड्रोजन सेम है डिफरेंट है, सेम है, तीनों हाइड्रोजन सेम है। यहाँ डबल बॉन्ड है, भूल जाओ, इस कार्बन के बारे में सोचो, एक H है, एक OH है, एक CH3 है, एक COOH है। इसका मतलब क्या है, ये कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं है। तो पूछा कि इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है, तो आंसर कितना होना चाहिए, एक। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ये क्या होते हैं, कार्बन। अगर मान लो ग्लूकोज ले लें, यहाँ हो गया CHO 1 2 3 4, यहाँ कर दिया CH2OH, यहाँ कर दिया OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH, ये H और ये H, ऐसा बना दिया। अब सोच के बताओ, सिंगल बॉन्डेड कार्बन, डबल बॉन्डेड सोचना नहीं है, तो ये जो CHO है, ये CHO इनडायरेक्टली है क्या, डबल बॉन्डेड कार्बन। तो क्या इसमें कायरल कार्बन की बात करेंगे, नहीं। क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं है ना, H अलग, OH अलग, CHO अलग, ये पूरा ग्रुप अलग। बस में आगे, क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं है। ये पूरा ग्रुप अलग, OH अलग, H अलग और ये ग्रुप अलग। क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है नहीं है H अलग, OH अलग, ये पूरा अलग, ये पूरा अलग। क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है नहीं है H अलग, OH अलग, ये पूरा अलग, ये पूरा अलग। लेकिन क्या ये वाला कार्बन कायरल कार्बन है, नहीं। तो आंसर कितना हो गया, 4, 1 2 3 4। तो मान लो कुछ क्वेश्चन दें और हमसे पूछें कि दिए हुए मॉलिक्यूल में कितने कायरल कार्बन है, निकाल लोगे। चलो बनाओ, लिखो, राइट द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन गिवन मॉलिक्यूल। हाँ बेटा वही है, राइट द टोटल नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन गिवन मॉलिक्यूल। write the total number of chiral carbon in given molecule. आशीष, इसका नाम क्या है, ग्लूकोज, डी ग्लूकोज। इसको क्या करना है, नाम और स्ट्रक्चर प्रॉपर याद होना चाहिए। बस में आगे, एक बार पास्ट में कंपटीशन में ये पूछा है कि डी ग्लूकोज के अंदर कायरल कार्बन बताओ, तो जब तक इसका स्ट्रक्चर मालूम नहीं होगा तो क्या कायरल कार्बन बता पाओगे, नहीं। तो कुछ कॉमन नेम याद होना चाहिए। हाँ लिखो, बनाओ, लिख ले। तो किस लिए दिया है बेटा तो इसका नाम में लिख, नोट करना है। बता तो दिया कि कंपटीशन में आया है और उसके बाद भी पूछ रहा है कि नोट करें या ना करें। बोर्ड पे जो आ गया कोशिश करिए उसे नोट कर लीजिए। और लास्ट तक देखना है, मतलब अगर इसको देख रहे हो तो ये पूरा CHO, ये पूरा ग्रुप यहां तक देखना है। बस में आगे, अगर मान लो कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ ले, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले कि क्या ये कायरल है या नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ कार्बन पे ये CH2, ये CH2, ये CH2 सेम हो गया। आगे CH2 के आगे H है, आगे CH2 के आगे C है, आगे भी CH2 के आगे C है। मतलब आपने यहां से डिसाइड किया कि ये अलग है और ये दोनों अलग हैं। अब इसके आगे देखो, इसके आगे क्या है, CH2 के आगे H है और इसके आगे CH2 के आगे फिर से C है। बस में आगे, इसका ये भी अलग है, ये भी अलग है। बस में आगे, ऐसा नहीं है कि बस इसको देख लिया कि CH2 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 C में मतलब हो गया। बस में आगे हमें लास्ट तक चलना है और लास्ट तक चलते हुए अगर अलग हो गया तो अलग के रूप में ही ट्रीट करना है। बस में आगे, ऐसा नहीं है कि अगर इसको पकड़ लिया तो इधर का ग्रुप, इधर का ग्रुप सेम है तो वह छोड़ दिया आपने। बस में आगे, इसके आगे क्या लगा है, इसके आगे क्या लगा है उसे भी देखना है। बस में आगे, तो वैलेंसी की जब बात कर रहे हैं तो लास्ट तक देखिए, कहीं भी अंतर आ गया मतलब अंतर है। बस में आगे, चलिए एनालाइज करिए। कभी कभी हो सकता है कि ओपन चेन में क्वेश्चन बना दे, कभी कभी हो सकता है साइकिल साइकिल बना के क्वेश्चन बना दे, डरने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जैसे आगे बढ़े, बनाओ।
एच और इधर और एच अलग हो गया, एच लगा दिया, एच इधर भी एच इधर भी, तो सेम हो गया ना। नहीं उल्टा उल्टा इधर एच इधर अरे एच तो हो गया ना, इधर लगा कोई फर्क नहीं पड़ता, एटम तो हाइड्रोजन ही है। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन में एनालाइज करिए। अगर मान लो क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, क्वेश्चन ऐसे दे दिया जाए, ऐसे दे दिया जाए, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ ओ एच, यहाँ CH2OH ऐसे दे दिया जाए, बस में आगे इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है? क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है या नहीं है? है। ये कायरल कार्बन है या नहीं है? है। ये 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 है या नहीं है? नहीं है। कितना हो गए? 5। इसका नाम क्या है? ग्लूकोज। उसमें कुछ और भी जुड़ेगा, उसका नाम क्या होता है? अल्फा डी ग्लूकोज। ये क्या है? अल्फा डी ग्लूकोज। दूसरा, अगर मान लो इसी में स्टीरियोकेमिस्ट्री, सारा खेल स्टीरियोकेमिस्ट्री का होता है। अगर यही OH ऊपर हो जाए और बाकी सब कुछ सेम, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ OH और यहाँ OH, सारा खेल बस इस पे तुमने OH इधर कर दिया है, इस पे OH इधर कर दिया है, बस में आगे बाकी सब कुछ सेम है। इसका नाम क्या है? बीटा, बीटा डी ग्लूकोज। ये क्या है? बीटा डी ग्लूकोज। इसके अंदर कितने कायरल कार्बन है? 5। 1 2 3 4 5। ये तो बना। चलो बनाओ, लिखो इसके अंदर 5 कायरल कार्बन, 5 कायरल कार्बन। हाँ एकदम है। जैसे पापा ने तेरा नाम परिमल रखा, कोई स्पेसिफिक रीजन? तो कुछ डिफ्रेंशिएट करना है ना, डिफ्रेंशिएट करेंगे, अल्फा बीटा गामा ये सब लगा लेते हैं। ठीक है, चलो करो। दे तो दिया कि कितना अल्फा बीटा पढ़ेगा। ठीक है, इसमें कोई, जब आगे बायोमोलिक्यूल पढ़ाएंगे तब अल्फा बीटा दिखाएंगे, लेकिन अभी इसको स्पेसिफिक यही बोलना है कि अल्फा डी ग्लूकोज है ये बीटा डी ग्लूकोज है। कॉमन नेम का अल्फा बीटा तुमको दिखाएंगे, लेकिन ग्लूकोज का अल्फा बीटा में यही अल्फा है। ठीक है, चलो बनाओ। कुछ चीजें क्या करना होता है यार, जैसे तुम्हारा नाम देवा है, मुझे क्या करना है? याद करना है। बस में आगे जितने नाम हैं उस नाम के पीछे लॉजिक मत लगाओ, बस में आगे याद करने के लिए कुछ लिंक बैठाना चाहो बैठा लो, लेकिन याद करना है। जैसे मेरा नाम क्या है? अजनीस। हो सकता है आपने ये नाम पहले कभी ना सुना हो, बस में आगे और आपको याद करना हो तो आप कुछ लिंक बैठा सकते हो कि रजनीश सुना है, तो आर लगा देते हैं और बाद में आर हटा देते हैं। बस में आगे तो कहने का मतलब कि लिंक बैठा के नाम याद कर सकते हो, लेकिन घुमा फिरा कर करना क्या है? याद करना है। बस में आगे नाम के पीछे कोई लॉजिक नहीं है। और सबसे ज्यादा बच्चा क्या करता है? कहाँ लिंक बैठाता है? पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज्यादा लिंक कहाँ बैठाता है? पीरियोडिक टेबल में। उसके दिमाग में टीचर्स क्या बैठा देते हैं कि 118 एलिमेंट्स हैं। बस में आगे टीचर उसके दिमाग में क्या बैठाते हैं? 118 एलिमेंट है, और जो ही सोचता है कि 118 एलिमेंट हैं तो डर जाता है और लिंक बैठाने लगता है। लेकिन ध्यान से देखना, कभी भी 118 एलिमेंट याद नहीं करता है, वो करता क्या है? यहाँ का 7 6 7 6 ये याद करता है। बस में आगे हद हुआ तो यहाँ का 10 या 14 ये याद करता है। लेकिन याद क्या करता है? खतरनाक खतरनाक। ठीक है, हेलेना कब्र से फरार। ठीक है, बीर महंगे महंगे कर सरकार बहुत रोई। नाइट्रोजन वाला और खतरनाक कि नाना पाटेकर असली शराबी। बस में आगे मतलब याद क्या कर रहा है? ठीक है, कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, बस ये याद करना है। लेकिन खतरनाक लगा रहा है, नाना पाटेकर असली शराबी। बस में आगे तो कहने का मतलब है क्या? 2 2 4 5 याद 5 कर रहा है, लेकिन दिमाग में क्या बैठा है? 118 है। बस में आगे तो लिंक बैठा बैठा कर याद करना है, लेकिन तुम्हारी मजबूरी है कि याद करना है कि जहां नाम आ जाए उन नाम में आपको प्रॉपर तरीके से कोई लॉजिक नहीं लगाना है, बस उसको याद कर लेना है। चलिए कॉन्सेप्ट समझना है, लेकिन जितने नाम हो मतलब इनडायरेक्टली इंफॉर्मेशन हो, उस इंफॉर्मेशन को याद करना है। चलिए एनालाइज करिए। केमिस्ट्री इसलिए अलग हो जाता है बेटा, मैथ्स पूरा कैलकुलेशन है, फिजिक्स भी लगभग कैलकुलेशन है, लेकिन केमिस्ट्री के अंदर 2 सेगमेंट है, एक कॉन्सेप्ट भी है और कॉन्सेप्ट के साथ इंफॉर्मेशन भी है। बस में आगे तो इंफॉर्मेशन को दिमाग में बैठाते हुए हमें कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। जैसे वही क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले पूछा
कि ग्लूकोज के अंदर कितने कायरल कार्बन है। तो कायरल कार्बन ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ग्लूकोज का जो नाम और स्ट्रक्चर है वो है क्या, इंफॉर्मेशन। बस में आगे, और इतना बताने के बाद भी आंसर आपका 5 आ रहा है। मैंने ग्लूकोज बोला था, मैंने ग्लूकोज बोला था, तो ग्लूकोज के अंदर कितना है, 4। बस में आगे, चलो और समझाते हैं लॉजिकली। सोचिए, आप जिसकी तैयारी कर रहे हो वो तैयारी है किसकी, आईआईटी की। बस में आगे सोचिए, तो आईआईटी की तैयारी कर रहे हो और आईआईटी के पेपर्स में अगर एडवांस की बात करें, मेन की बात ना करें, एडवांस की बात करें, कि रियल आईआईटी तो ही है ना एडवांस का पेपर। बस में आगे, 15 लाख बच्चे आईआईटी के पेपर में बैठते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें से हम 2.5 लाख को लगभग पहले निकालते हैं, और 2.5 लाख को निकालने के बाद फिर लगभग 10,000, 12,000, 15,000 को हम आईआईटी में ले लेते हैं। बस में आगे, तो सोचिए 15 लाख में से लगभग 15,000 आए तो कितने परसेंट आए, 1%। तो इनडायरेक्टली हमने 99% को क्या किया है, निकाला है। बस में आगे, और सोचो मेन का पेपर क्यों दिया, डायरेक्ट एडवांस क्यों नहीं करा लिया, 2 पेपर की बात क्यों आई, क्यों मेन का पेपर कराया फिर एडवांस का कराया। 15 लाख का डायरेक्ट एक साथ करा लेते, जैसे नीट में कराते हैं, नीट कराते हैं एक पेपर कराया, उसे जज हो गया कि कौन डॉक्टर बनेगा कौन नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ क्या है कि 15 लाख से पहले 2.5 लाख में लाए और 2.5 लाख से फिर 15,000 में आए, ऐसा क्यों किया। तो यहीं पे ले लो ना, इसमें जो आईटी मेन में फर्स्ट रैंक आया है उसको भेज दो आईटी में। बस में आगे जो 15,000 चाहिए वो 15,000 यहीं से ले लो, ये पेपर को क्यों करा रहे हो, एक एक करके। मेहनती बच्चे, दिमाग वाले बच्चे। और तो ठीक है, तो लेवल क्वेश्चन यही तो है कि आखिर इस पेपर को हम क्यों करा रहे हैं, आईआईटी का पेपर हम सेकंड वाला एडवांस वाला क्यों करा रहे हैं। डायरेक्ट मेन से ही हमारा वैल्यू चल जाती, जैसे नीट के पेपर में हम डायरेक्ट नीट का करते हैं और उसी से जितने 50,000 मेडिकल कॉलेज में डालना होता है सबको डाल देते हैं। बस में आगे, तो इसी तरह आईआईटी मेन का पेपर कराओ और उसी से जितने आईआईटी को भरने हैं सबको भर डालो। तो एडवांस का क्यों कराया, रुको एक एक करके। हाँ, जैसे पहले होता था, पहले एडवांस से पहले हो जाता था, बाद में नहीं, पहले AIEEE फिर IIT एडवांस जेई, ठीक है, AIEEE से निकल के फिर जेई में जाते थे, यहाँ पे मेन से निकल के ही एडवांस में आते हैं, क्यों होता है। अरे और भी कॉलेज है तो मेन से निकल गए ना यार, और भी कॉलेज मेन से निकल गए, तो आईआईटी में जाने के लिए स्पेसिफिक एडवांस क्यों कराया, क्वेश्चन तो ये है। चलिए, मेन का पेपर, एडवांस का पेपर और नीट के पेपर में कुछ अंतर है। नीट का पेपर क्या है, बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन, मतलब सोचो 180 मिनट में 180 क्वेश्चन करने हैं तो बहुत टफ क्वेश्चन नहीं डाल सकते हैं, तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, उसमें आपको एक्यूरेसी चेक करना होता है कि डॉक्टर को एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पता चला काटना कुछ और है, काट कुछ और दिया बस में आगे, तो इसका मतलब उसमें वो किसी की जान भी आ सकती है, तो वहाँ इंपॉर्टेंट एक्यूरेसी होता है, तो इसलिए वहाँ पे नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होते हैं और इनडायरेक्टली वो टफनेस लेवल कम होता है। बस में आगे, लेकिन आईआईटी में है क्या कि आईआईटी में टफनेस लेवल ज़्यादा होता है, कि नंबर ऑफ क्वेश्चन कम होते हैं और टाइम ज़्यादा होता है। तो जिसकी भूख ही नहीं है अच्छे क्वेश्चन को करने की, उसे क्यों खिलाएं। बस में आगे, किसी बच्चे की भूख ही 2 रोटी की है तो उसे 7 रोटी क्यों खिलाएं। बस में आगे, 2 रोटी में उसका पेट भर जाता है, उसे जबरदस्ती 7 रोटी खिलाएं तो खाएगा नहीं। तो क्या उन बच्चों को हटाना है, नहीं हटाना है, हटाना है। तो उन बच्चों को पहले मेन के पेपर से हटाया कि भाई तेरी भूख ही नहीं है कि 7 रोटी खाए, बस में आगे, इसलिए मेन के पेपर से हटा दिया। अब उसके बाद अब अच्छे क्वेश्चन पूछ लिए, मतलब अब तुम्हारी भूख है, तुम्हारी भूख है कि अच्छे क्वेश्चन करो, और अच्छे क्वेश्चन करो तो लो हम यहाँ आईआईटी एडवांस में अच्छे पेपर देते हैं और इसके थ्रू 15,000 को हम निकाल लेते हैं। बस में आगे, तो हर चीज़ का एक लेवल होता है और लेवल के थ्रू चीज़ों को कराते हैं। और जो आईआईटी एडवांस का पेपर कराते हैं तो उसमें 3 ही चीज़ तो मेनली तुमसे पूछा जाता है ऑर्गेनिक में। एक पूछा जाता है रिएक्शन, मतलब भर भर के रिएक्शन, बहुत भर भर के चैप्टर के मिक्सिंग में रिएक्शन। दूसरा क्या होता है, स्टीरियो केमिस्ट्री, दूसरा क्या है, स्टीरियो केमिस्ट्री, मतलब हर एक रिएक्शन की स्टीरियो केमिस्ट्री आनी चाहिए। बस में आगे, और तीसरा क्या है, बायोमोलिक्यूल, जिसमें कार्बोहाइड्रेट, अमीनो एसिड, पॉलीमर, इनके बारे में पूछा जाता है। बस में आगे, तो घुमा फिरा के स्टीरियो केमिस्ट्री मतलब आगे स्टीरियो केमिस्ट्री, बायोमोलिक्यूल मतलब आ गया बायोमोलिक्यूल, आ गया नहीं आ गया। तो सोचो बायोमोलिक्यूल में लगभग 10-12 केवल स्ट्रक्चर है, आईटी बार बार इन्हीं स्ट्रक्चर को क्यों आपसे पूछना चाहती है। ग्लूकोज है, मैनोज है, फ्रक्टोज है, अल्फा डी ग्लूकोज है, बीटा डी ग्लूकोज है, सुक्रोज है, ठीक है, स्टार्च है, सेलुलोज है, यही 2-4 नाम है। बस में आगे, और इन्हीं को बार बार पूछती है और लगभग हर साल पूछती है। बस में आगे, पुराने अगर आईटी के एडवांस के पेपर को उठा के देखो, 2007 से लेकर 2024 कितने साल हो गए, 18। इस 18 साल के पेपर में कार्बोहाइड्रेट से लगभग 10 से 12 साल क्वेश्चन पूछा है।
बस में आगे। और वही सारी चीजें ग्लूकोज, फ्रक्टोज, मैनोज, अल्फा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज। तो आखिर आईटी के लिए ये कार्बोहाइड्रेट इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? हाँ, बायोटेक के लिए काम आ जाता है। आईटी के लिए इतना इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? चलो और लॉजिकल सोचते हैं। जैसे अभी कुछ सालों पहले 2020 में एक भयानक घटना घटित हुई थी, वो कौन सा था? कोरोना आया था ना, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही बंद हो गया था। बस में आगे। तो अगर 2020 में सोचो कोरोना आया था, पूरा एजुकेशन सिस्टम बंद हो गया था, तो जो 2020 के पहले इंसान इतना उड़ता था कि हम मून पे चले जाएंगे, मार्स पे चले जाएंगे, सूरज पे चले जाएंगे, सर किसी और का, धड़ किसी और का, पता नहीं क्या क्या कर डालेंगे। बस में आगे। वो इंसान अचानक 2020 में घर के अंदर बंद हो गया। और बंद कैसे हो गया? एक वायरस ने उसको बंद करा दिया। वायरस उसको बंद करा दिया। बस में आगे। तो क्या इस वायरस का वैक्सीन नहीं बना सकता था इंसान? बना सकता था। तो जब बना सकता था तो क्यों पूरे साल 2020 बंद रहा, 21 बंद रहा, और फिर 21 लास्ट तक धीरे धीरे जाके चीजें खुलनी चालू हुई। जो इंसान मून पे, मार्स पे, पता नहीं कहां कहां जाने की बात कर रहा है, बस में आगे, कितनी चीजों को बना चुका है, तो क्या एक वायरस का वैक्सीन नहीं बना सकता है? बना सकता नहीं बना सकता है? बना सकता है। फिर क्यों नहीं बनाया? क्यों नहीं बनाया? टेस्ट करके, ठीक है। लेकिन इस समय तक यूट्यूब पूरा भरमार बैठा हुआ था, तो सब लोग अलग अलग ज्ञान देते थे। तो सबको ज्ञान देना है ना, यूट्यूब पे क्या करना क्या है, सबको ज्ञान ही तो देना है। तो अलग अलग ज्ञान देते थे कि वायरस है, उसका रंग रूप बदलता रहता है, स्ट्रक्चर बदलता रहता है, ये होता रहता है, वो होता रहता है, इंसान पकड़ ही नहीं सकता है। तो उसके पास में पहले जो वायरस का वैक्सीन बना था, वो कैसे बना था? कुछ किया था, बना था। जब यहां बना था तो यहां क्यों नहीं बन सकता है? बन सकता नहीं बन सकता है? बस में आगे। तो आखिर लॉजिक क्या है? कुछ तो होगा। तो उसके पीछे भी कहानी में है किरदार किसका? इसी स्टीरियो केमिस्ट्री का। बस में आगे। इस स्टीरियो केमिस्ट्री का पास्ट में एक दवा था जिसका नाम था थैलिडोमाइड। एक दवा का नाम क्या है? थैलिडोमाइड। बस में आगे। ये थैलिडोमाइड एक दवा है जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं उनको कहीं ना कहीं खिलाते हैं, ठीक है। क्योंकि उनसे दिक्कत क्या होती है कि वो जब सुबह उठती हैं तो उल्टियां होती हैं, ठीक है, और जी में चलता है, उसको बोलते हैं मॉर्निंग सिकनेस है। तो मॉर्निंग सिकनेस के लिए ये थैलिडोमाइड दवा जो होती है उनको खिलाते हैं। बस ये खिलाते थे बोला जाए। बस में आगे। तो जर्मन कंपनी थी जिन्होंने इस थैलिडोमाइड को बनाया। बस में आगे। और ये लगभग बनाया था 1963 के आसपास। बस में आगे। और इसकी इस लेवल तक की मार्केटिंग किया था, और मार्केटिंग करके इसको सेल किया था कि लगभग 40,000 औरतों ने लगभग उस दवा को खाया था। बस में आगे। लेकिन जब 9 महीने बाद बच्चे पैदा हुए तो देखा गया इस 40,000 में लगभग 20,000 बच्चे के आसपास मर गए, और लगभग 20,000 के आसपास बच्चे जो थे वो नॉर्मली पैदा हुए। बस में आगे। और जो पैदा हुए वो भी ऐसे ऐसे दिख रहे थे कि जिनको देखकर ऐसा लग रहा था कि इस संसार के हैं ही नहीं, कहीं और से आए हुए हैं, ठीक है। आप लोग गूगल होगा मैप में, सॉरी गूगल में, इंटरनेट पे अब लिखिएगा थैलिडोमाइड, ठीक है, उससे दिखेगा कि ऐसे अजीब अजीब लोग पैदा हुए थे। मतलब किसी का हाथ केवल इतना छोटा सा था, ठीक है, पैर था ही नहीं, मतलब ऐसे ऐसे अजीब अजीब कहानियां थी। तो कहने का मतलब ये था कि 40,000 लोगों ने खाया, औरतों ने खाया, और 20,000 के आसपास मरे, 20,000 के आसपास एबनॉर्मल पैदा हुए, ये कुछ नॉर्मल हुए कुछ एबनॉर्मल हुए। तो उस साल ये रिसर्च का सबसे बड़ा टॉपिक बन गया था कि आखिर इस थैलिडोमाइड के अंदर है क्या। बस में आगे। अगर जहर होता तो क्या होता? सारे लोग मर जाते, और अच्छा होता तो क्या होता? सारे लोग बच जाते। लेकिन लगभग आधा का मरना और आधा का बचना, क्या ये एक रिसर्च का टॉपिक है या नहीं है? है। तो सोचो, उस समय सोचा गया, एक मिनट दिखा भी दूं, थैलिडोमाइड। चलिए अभी आ जाएगा। तो उस साल ये रिसर्च का सबसे बड़ा टॉपिक भी था कि आखिर थैलिडोमाइड के अंदर है क्या। देख लिया तुमने? चलिए। तो इसमें देखा गया बेटा कि इसके अंदर एक कायरल कार्बन है। बस में इसके अंदर है क्या? एक कायरल कार्बन है। और जो कायरल कार्बन है तो उसी कायरल कार्बन के अलोंग उसका एक फॉर्म जो है वो तो दवा है, लेकिन इसका दूसरा जो फॉर्म है वो क्या है? दुआ है। दुआ है मतलब जिन औरतों ने उसे खाया उन्हीं के फॉइटस किल हुए, बेबी मर गई, लेकिन जिन्होंने ये खाया उनके बच्चे कहीं ना कहीं रिलेटिवली ठीक रहे। बस में आगे सोचो, देखो ये कहानियां हैं, ऐसी ऐसे बच्चे पैदा हुए थे। देखना, सोचो किसी घर में अगर ऐसे बच्चे पैदा हों, ऐसे बच्चे पैदा हों, तो उनके घर की क्या स्थिति होगी? तो कहने का मतलब ये था कि इस तरह का जब चीजें आई थी तो इसका मतलब लोगों के लिए उस समय सोचने का बहुत बड़ा विषय बन गया था कि आखिर इस दवा के अंदर है क्या। और इसी दवा ने इनडायरेक्टली स्टीरियो केमिस्ट्री की इंपॉर्टेंस को बढ़ा दिया था।
और बाद में देखा कि इसका ये वाला फॉर्म आर फॉर्म दवा है लेकिन दूसरा खराब कर रहा है, तो क्या इसे हटाने की रिक्वायरमेंट आई या नहीं आई? आई। तो उसके बाद इसके स्टीरियोकेमिस्ट्री में इसको धीरे धीरे हटाया गया और इसको लेकर दवा के रूप में आगे बढ़ाया गया। बस में आगे। तो इससे मैं इसकी बात क्यों कर रहा हूं? इससे मैं इसकी बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमने पास्ट में चीजें झेली हैं। बस में आगे। हमने पास्ट में चीजों को झेली है और गलती से हमने तुरंत तुरंत वैक्सीन बना दिया और सबको खिला दिया और ये कहानी फिर से आ जाए। बस में आगे। ये कहानी फिर से आ जाए तो अच्छा है बुरा है? बुरा है। इसलिए पहले वैक्सीन बना, वैक्सीन बनने के बाद अलग अलग जगहों पे टेस्ट हुआ, जानवरों पे टेस्ट हुआ, इंसानों पे टेस्ट हुआ, इंसानों में बूढ़ों पे टेस्ट हुआ, फिर जवानों पे टेस्ट हुआ, फिर बच्चों पे टेस्ट हुआ। बस में आगे। और टेस्ट करने के बाद हर जगह सब कुछ ठीक लगा, तब उसके बाद मास पे या पूरे लोगों पर आगे बढ़ा। बस में आगे। तो सारा खेल इस बात में नहीं है कि वैक्सीन बनाना है, वैक्सीन बनाना इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? टेस्ट करना है कि टेस्ट करने के बाद हमको जो रिजल्ट मिल रहा है उस रिजल्ट में कोई एबनॉर्मलिटीज तो नहीं है। बस में आगे। सारा खेल किसका है? टेस्ट का है। तो इनडायरेक्टली स्टीरियोकेमिस्ट्री की एक इंपॉर्टेंस मैं तुमको कहां बता रहा हूं? रिसर्च में, दवाओं में, और दवाओं में स्टीरियोकेमिस्ट्री का यूज होता है। दूसरा, जिसके लिए रिएक्शन और स्टीरियो इंपॉर्टेंट हो गया। दूसरा हमने क्या बोला? आईटीज। तो आईटीज इतना सारा क्वेश्चन कार्बोहाइड्रेट अमीनो एसिड का क्यों पूछता है, इसके बारे में फोकस करते हैं। चलिए इसको इस वे में सोचिए। ग्लूकोज के अंदर कायरल कार्बन है 4 और अल्फा डी ग्लूकोज के अंदर कायरल कार्बन कितने हैं? 5। ये तो बोल रहे हैं ग्लूकोज का अगर स्ट्रक्चर बना दें तो ये आपका CHO है और ये 1 2 3 4 और यहाँ CH2OH है। ये OH, ये OH, ये H, ये OH, ये H, ये OH, H और H, यही तो है। अब आगे जो रिएक्शन पढ़ाएंगे तो उनको दिखाएंगे यही वाला OH जो है वो यहाँ अटैक करता है और अटैक करके ये और ये बना लेता है। यहीं पे स्टीरियोकेमिस्ट्री क्रिएट हो जाएगी और क्रिएट होने से एक फॉर्म ये बन जाएगा और एक फॉर्म ये बन जाएगा। मतलब क्या? अरे हम पढ़ा लें यार, ज्यादा कम बायोमोलिक्यूल में देखेंगे ना, गाड़ी को क्यों बीच में रोकता है। चलिए सोचते हैं। तो इसी ग्लूकोज से अल्फा डी ग्लूकोज बना है और इसी ग्लूकोज से बीटा डी ग्लूकोज बना है। ये अल्फा डी ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करते करते आगे जो बनाता है ये क्या बनाता है? स्टार्च। और जो बीटा डी ग्लूकोज आपस में रिएक्शन करते करते ये क्या बनाता है? ये बनाता है सेलुलोज। ये क्या बनाता है? सेलुलोज। सोचिए कितना बड़ा रिसर्च का टॉपिक छुपा हुआ है। ग्लूकोज से ही क्या बनता है? अल्फा डी ग्लूकोज स्टार्च। और ग्लूकोज से ही क्या बनता है? बीटा डी ग्लूकोज सेलुलोज। बस में सोचिए जो इस समय मार्केट में जो फल आया है ये लोगों का ख्वाहिश रहती है खाने की, वो कौन सा फल है? आम। ठीक है, फलों में राजा माना जाता है। किसको माना जाता है? आम को। तो सोचिए, कल्पना करिए ये आम का पेड़ है। ये क्या है? आम का पेड़ है। आम का पेड़ है। बस में आगे इस पेड़ में ये कुछ लटके हुए हैं, ठीक है, ये कुछ पत्ते वगैरह हैं। बस में आगे ठीक है, ये पूरा का ये पेड़ का तना वगैरह है, ये जड़ वगैरह है, ये सारा आपने ले लिया। बस में आगे ये जो पत्ते बने हैं ये पत्ते किसके बने हैं? ग्लूकोज के। पत्ते किसके बने हैं? ग्लूकोज के। ये जो आम का छिलका है किससे बना है? ग्लूकोज से। ये जो पल्प है जो हम खाते हैं ये किससे बना है? ग्लूकोज से। ये जो गुठली है किससे बना है? ग्लूकोज से। ये जो लकड़ी है ये किससे बना है? ग्लूकोज से। ये नीचे का जो जड़ है ये किससे बना है? ग्लूकोज से। लेकिन हम क्या खाते हैं? आम नहीं, पल्प। आम नहीं खाते हैं, क्या खाते हैं? पल्प। मतलब इनडायरेक्टली हम खाते हैं स्टार्च। जो हम पचा लें वो खाते हैं और जो नहीं पचा पाए उसे फेंक देते हैं। बस में आगे क्या हम छिलके को खाते हैं? नहीं, क्योंकि किससे बना हुआ है? सेलुलोज से। तो सेलुलोज से बना है, इसे छोड़ देते हैं। ये जो पर्टिकुलर पत्ते हैं ये किससे बने हैं? सेलुलोज से, इसको छोड़ देते हैं। ये लकड़ी है किससे बना है? सेलुलोज से, इसको छोड़ देते हैं। ये नीचे का जड़ है ये किससे बना है? सेलुलोज से, इसको छोड़ देते हैं। लेकिन ये किससे बना है? स्टार्च। मतलब इसको हम खा लेते हैं। सोचिए, इसीलिए माना जाता है ये छोटा सा जो रिएक्शन है ना, यही छोटा सा रिएक्शन इंसानों को मजबूर करता है कि यार कहीं ना कहीं कोई तो है जिसने संसार बनाया है। बस में आगे कि कहीं ना कोई है। मतलब सोचिए इसी ग्लूकोज से ये भी बना है, इसी ग्लूकोज से ये भी बना है। और जो संसार में इंसान को भगवान ने बनाया तो उसको कुछ लिमिटेशन भी दिया, कि जो दिमाग दिया तो साथ में लिमिटेशन भी दिया कि तुझे ये लिमिटेशन देता हूं कि तू ये खा सकता है, पचा सकता है, ये खा पचा नहीं सकता है। बस में आगे इसलिए जितने खाने पीने की चीज इंसान खाता है वो सब क्या होता है? स्टार्च। लेकिन लिमिटेशन दिया कि ये नहीं खा सकता है और जानवरों को लिमिटेशन से निकाल दिया। बस में आगे गाय है, बैल है, बकरी है, वो सब क्या है? ये इससे भी अपनी एनर्जी को ले लेती हैं।
बस में आगे। तो इससे भी अपनी एनर्जी को ले लेती हैं। तो जानवरों को बोला भाई तू ये भी खा ले, और इंसानों को ब्रेन दिया तो बोला बस तू ये खा और इसे छोड़ जिससे दूसरे लोग भी खाएं। बस में आगे। इवन जो आने वाली जनरेशन उसे भी आम मिलता रहे, इसलिए उन्होंने गुठली का बंदोबस्त भी किया कि जिससे कि इंसान खाए और खाने के बाद छिलका फेंके तो जानवर खाए, और गुठली फेंके तो नया आम का पेड़ बन जाए। बस में आगे। जिससे कि आम का पेड़ बनेगा तभी तो आगे वाली जनरेशन को आम मिलेगा, अदरवाइज आम कहाँ से मिलेगा। और जो जानवर बड़े बड़े हैं जो छिलके खा सकते हैं वो छिलके खा लें, और जो जानवर छोटे हैं जो छिलके के लिए लड़ाई करें लेकिन ना मिल पाए वो इस पत्तों से भी अपने जीवन बसर कर डालें। और जो उससे भी छोटे हैं जो एकदम नहीं खा सकते हैं, कहीं जा ही नहीं सकते हैं, तो इस लकड़ी के अंदर के घुन वगैरह जो होते हैं वो इससे अपनी एनर्जी वगैरह को ले लें। जो जमीन के ऊपर है उससे ले लें, जो जमीन के अंदर है वो इसके अंदर से ले लें। तो क्या सबको बंदोबस्त, सबका बंदोबस्त है या नहीं है? है। तो इस कहानी में आईटी कहाँ है? इस कहानी में आईटी ये है कि आईटी और इस संसार के जितने बड़े बड़े रिसर्च के लोग लगे हैं वो इसी बात में लगे हैं कि क्या हम किसी भी तरीके से इस लिंकेज को इस लिंकेज में कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं, कि किसी भी तरीके से ये लिंकेज अगर इसमें कन्वर्ट हो गया तो यहां से हम यहां पहुंच जाएंगे। बस में आगे। और जब यहां से यहां पहुंच जाएंगे तो सोचिए क्या इंडिया के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए अच्छा है बुरा है? जितना भी भुखमरी है सारी भुखमरी खत्म हो जाएगी। बस में आगे। कि जितने भी लकड़ी वगैरह है इससे खाना खाओ और एनर्जी लेके पहुंच जाओ। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि संसार इसी बात में लगा है कि क्या किसी भी तरीके से इस लिंकेज को कन्वर्ट कर सकते हैं या नहीं। बस में आगे। तो इसलिए आईटी आपसे चाहती बेटा कि आप आईटी में आने से पहले ये सारा इंफॉर्मेशन जानते हुए यहाँ पे आओ, कि जिससे कि फ्यूचर में आपको रिसर्च करने का मौका मिले तो इस तरह का कुछ रिसर्च करो, रिसर्च करके इंडिया के लिए, वर्ल्ड के लिए अच्छा करो। बस में आगे। तो कुछ चीजें चाहती है कि अल्फा डी ग्लूकोज क्या होता है वो जानो, बीटा डी ग्लूकोज क्या होता है ये जानो, ये जो पर्टिकुलर आपका डी ग्लूकोज होता है ये क्या होता है, आगे कुछ और नाम आएंगे वो क्या होता है। तो कहने का मतलब कुछ बेसिक चीजें आप जानो तभी तो फ्यूचर में आओगे तो रिसर्च करोगे। तो वहां आके आपको पढ़ाएगा कौन? तो जितना थ्योरेटिकल नॉलेज लेना है वो पहले ही ले लो और थ्योरेटिकल नॉलेज लेकर वहां पे आओ जिससे वहां एक्सपेरिमेंटल नॉलेज मिल पाए। बस में आगे। तो यहाँ के कॉरस्पॉन्डिंग एक टर्म आया जो हमने आपको मैंने पढ़ाया, वो टर्म कौन सा था? कायरल कार्बन। बस में आगे। तो इतना भूमिका बांधने का केवल मकसद ये थे बेटा कि स्टीरियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। बस में आगे। स्टीरियो मतलब मेडिसिन में भी छुपा हुआ है, स्टीरियो मतलब रिसर्च में भी छुपा हुआ है। बस में आगे। और टर्म कायरल कार्बन, पास्ट जो रहे हैं बड़े छोटे छोटे मॉलिक्यूल को देके पूछे जाते हैं, लेकिन जिस जगह पे आप रहते हो वो जगह क्या है? कोटा। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे छोटे छोटे मॉलिक्यूल देगा? बस में आगे। तो इधर उधर से कहीं कहीं बड़ा बड़ा स्ट्रक्चर उठाएगा, कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, इस तरह का कुछ बड़े बड़े स्ट्रक्चर को उठाएगा और उसके बाद दे देगा। कोई मेडिसिन उठा लिया उस मेडिसिन का स्ट्रक्चर दे देगा और कहेगा इसके अंदर नंबर ऑफ कायरल कार्बन बताओ। बस में आगे। तो कहने का मतलब ये है कि किसी एक किनारे को पकड़ो और एक किनारे से आगे बढ़ते हुए फिर से उस किनारे पर चले आओ और सिस्टमेटिक तरीके से सबको खोज डालो। बस में आगे। गलती अगर मान लो 5 है और तुमने 4 को लिख लिया, एक छोड़ दिया, तो क्या आपको नंबर मिलेगा? नहीं। मतलब क्या है कि बहुत केयरफुल हो कि एक एक कार्बन को देखो और एक एक कार्बन को देखते हुए आंसर को बताओ। बस में आगे। चलिए एक बड़ा सा स्ट्रक्चर हम भी ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर कायरल कार्बन का नंबर बताइए। चलिए सोचिए। ये कौन सा कंपाउंड है? इसके बिना आपके जीवन में मिठास ही संभव नहीं है। चीनी। अगली बार जो चीनी खाना तो हाथ में रखना, बोला तू इतना खतरनाक है। बस में आगे। ये आपका सुक्रोज है। सुक्रोज देखो, सुक्रोज कितने कायरल कार्बन है? 8 या 9? 9। क्या ये कार्बन कायरल कार्बन है? ये 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 है ना? इधर 5 मेंबर रिंग, इधर 6 मेंबर रिंग, ये 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 कार्बन ही नहीं है। चलिए बनाओ, कितने हो गए? 9। यही कर ले, देखो बनाओ।
एक टर्म आया काइरल कार्बन या एसिमेट्रिक कार्बन, यही है ना। चलिए इसको बनाने के बाद दूसरा लिखिए, प्लेन ऑफ सिमेट्री, छोटे में POS, या और इंसान मक्कारी करेगा लिखेगा PS, प्लेन ऑफ सिमेट्री। सोचो ये सुक्रोज जो है चीनी है, वो भगवान ने आपको दिया ये इंसानों ने बनाया? भगवान ने नहीं दिया, इंसानों ने बनाया, तभी तो बीमारी होती है। एक भगवान ने क्या दिया? हाँ, भगवान ने आपका ग्लूकोज दिया, भगवान ने फ्रक्टोज दिया, भगवान ने शहद दिया, ठीक है, भगवान ने गन्ना दिया, शुगरकेन दिया, ठीक है, ये आपका ये चुकंदर दिया, उसके अंदर से मिठास वगैरह है, उसे लीजिए। लेकिन इंसानों ने क्या देखा? इंसानों ने देखा कि जो शहद होता है, शहद के अंदर मिठास ज़्यादा है और ग्लूकोज के अंदर मिठास कम है, बस में आगे। और शहद के साथ दिक्कत क्या है कि जब शहद चाहिए तो शहद हनी बी से लेके आना है, और उसका सामान लेके आ रहे हो तो छोड़ेगी बस में आगे। तो इसका तो काटेगी भी, तो जो काटेगी भी तो इंसान को बार बार कहीं ना कहीं एक ऐसी चीज़ों से लड़ना पड़ता था जो उसके लिए खतरनाक है, बस में आगे। तो लोगों ने सोचा इसका कुछ अल्टरनेटिव निकाले, तो ग्लूकोज को और फ्रक्टोज को मिला दिया और एक नई चीज़ बना दी, वो कौन सी है? सुक्रोज, बस में आगे। तो सुक्रोज इंसानों की उपज है, वो भगवान के द्वारा दिया हुआ नहीं है, और इसीलिए चीनी खाने से क्या होती है? हाँ, बीमारियां। लेकिन कितना भी फल वाला मिठास ले लो वो आपको बीमारी नहीं करती है, ठीक है। चलिए इधर आते हैं, देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री, POS या CS, PS नहीं, POS या PS। चलिए समझिएगा, प्लेन ऑफ सिमेट्री, कोई भी हाइपोथेटिकल प्लेन, कोई भी हाइपोथेटिकल प्लेन अगर मॉलिक्यूल को इक्वली डिवाइड करते तो क्या बोलना है? कि इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, याद रहेगा। चल पॉइंट ग्रुप में लिखो, एनी हाइपोथेटिकल प्लेन, एनी हाइपोथेटिकल प्लेन, एनी हाइपोथेटिकल प्लेन if bisect the molecule, if bisect the molecule into two equal half, into two equal half, हाँ इसको सही कर लो, यही से। हाँ हो सकता है क्लास में तो उठाया नहीं, कर लो आप। चलिए, any hypothetical plane which bisect the molecule into two equal half, then such molecule have plane of symmetry, then such molecule have plane of symmetry। then such molecule have plane of symmetry, any hypothetical plane which bisect the molecule into two equal half have plane of symmetry। चलिए इसको बना लो। चलिए एक और ले लेते हैं, फिर साथ में देखेंगे। दूसरा होता है सेंटर ऑफ सिमेट्री, दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री, COS या CS। दूसरा क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। चलिए सेंटर मतलब इसी के बीच में सोचना है, एनालाइज करिए। कोई भी हाइपोथेटिकल सेंटर जिससे इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे अगर सेम हमें वही चीज मिल जाए तो क्या बोलना है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, इक्वल डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन, अगर सेम हमें वही चीज मिल जाए तो क्या बोलना है? सेंटर सिमेट्री है। चलो पॉइंट के रूप में लिखो, एनी हाइपोथेटिकल सेंटर, एनी हाइपोथेटिकल सेंटर, any hypothetical center from which equal distance in opposite direction, equal distance
in opposite direction leads to same substituent, leads to same substituent, equal distance in opposite direction leads to same substituent, then such molecule have center of symmetry, then such molecule have center of symmetry, leads to same substituent. याद रहेगा? चलिए समझिएगा, कोई भी हाइपोथेटिकल प्लेन अगर मॉलिक्यूल को इक्वली डिवाइड कर दे तो क्या बोलना है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। और पूरे मॉलिक्यूल में कोई एक ऐसा सेंटर जिससे इक्वल डिस्टेंस पर अपोजिट डायरेक्शन में जाने पे हमें सेम वही चीज मिल जाए तो क्या बोलना है? सेंटर ऑफ सिमेट्री है। कोई दिक्कत? चलिए अब इसको समझाने के लिए एक इंसान को यहां आना है। कौन आएगा? तू बहुत दूर है, ठीक है, हाँ आ जा। ला बेटा तू नोटबुक दे अपनी जगह, ये तेरी मजबूत दिख रही है नोटबुक। चल इधर आ जा, इधर आ जा, इसको पकड़ो ऐसे। चलो सब लोग देखना और एनालाइज करना। यहाँ खड़े हो जाओ, इसको ऐसे पकड़ो। चलिए एनालाइज करिए। कल्पना करिए ये साइक्लोब्यूटेन है। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन है। और इसी साइक्लोब्यूटेन को ऐसे काट रहे हैं, ऐसे काट रहे हैं, तो क्या मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। इधर का पार्ट उधर का पार्ट सेम है, डिफरेंट है? सेम है। इवन अगर मैं ऐसे काट रहा हूँ तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। इवन ऐसे काट रहा हूँ तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। ये कट गया ना, इधर का उधर चला गया, बस में आगे। इवन ऐसे काट दूं तो भी प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। इवन इसी के प्लेन में ऐसे काट दो तो यहाँ का H यहाँ का H मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो साइक्लोब्यूटेन के अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बस में आगे। अब कल्पना करो कि यहाँ पे हमने एक मिथाइल ग्रुप लगा दिया। ऐसे क्या कर दिया? मिथाइल ग्रुप लगा दिया। अब ये हो गया मिथाइल साइक्लोब्यूटेन। अब इस मिथाइल साइक्लोब्यूटेन में ऐसे काटे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? हम बोल रहे हैं ऐसे काटे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। ऐसे काटे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। ऐसे काटे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? इवन ऐसे काटे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं, क्योंकि ऊपर CH3 नीचे H। लेकिन कल्पना करो कि ऐसे काट दिया, इसी के ऊपर रख के काट दिया। अच्छा ऊपर रख के काट दिया तो ये CH3H कट गया, ये पूरा कट गया। तो क्या इस CH2 की इमेज इस CH2 पर आ गया? नहीं आ गया? आ गया, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर मान लो मिथाइल की जगह कोई भी ग्रुप लगा दें, जैसे इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल कुछ भी लगा दें, तो पूरी को काट दिया। और जो पूरी को काट दिया तो पूरा कट गया, बस में इसकी इमेज इधर आ गई। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। ठीक है, खतरनाक दिमाग नहीं लगाना है। खतरनाक दिमाग क्या होता है कि सर यहाँ इथाइल होगा तो इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन होंगे, आगे कार्बन में 3 हाइड्रोजन होंगे, तो यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ है? यहाँ का कार्बन कहाँ है? बस में आगे। ब्यूटाइल है तो इसमें कार्बन 4 है, तो वो तो टेट्राहेड्रल है, तो ऐसे से भाग रहा होगा, वो सब कहाँ है? बस में आगे। पूरे के एक ग्रुप मान लेना है। अब पूरे के ग्रुप मानते हुए ऐसे काट देना है। बस में आगे। और जब पूरे का ग्रुप मान के काट दिया मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री चली आई। बस में आगे। अब कल्पना करो, इसको पकड़ना बेटा, अब इसको यहाँ रखो। हाँ, तो तुम इधर आ जाओ। इतना भारी नहीं यार, पकड़ लेगा ये। बैठ बैठ, तुम बैठ जाओ। नहीं तो पता चला कि एक पेन के लिए 2 आ रहे हैं फिर एक और पेन ले 2 और आ जाए चलिए एनालाइज करिए। तो मान लो एक मिथाइल ये है और एक मिथाइल ये है। बस में आगे। अब ये 1,2 डाइमिथाइल हो गया और दोनों मिथाइल एक तरफ है। ये फॉर्म कौन सा है? सिस। बस में आगे। अब ऐसे काट दें, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? नहीं है। फिर से कह रहे हैं खतरनाक दिमाग मत लगाना। वो कौन सा है कि सर यहाँ का पेन का कैप तो ब्लू है, ये रेड है बस में आगे। मिथाइल है, मैंने क्या बोला? मिथाइल है। ये भी क्या है? मिथाइल है। तो CH3 सेम है, मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। लेकिन कल्पना करो ये और ये अलग होता, जैसे यहाँ ब्रोमीन होता, यहाँ क्लोरीन होता, तो क्या अब प्लेन ऑफ सिमेट्री होगा? नहीं। लेकिन दोनों सेम है तो प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया। तो सिस के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है। अगर ऐसे काटे है? नहीं। ऐसे काटे है? ऐसे काटे हैं, लेकिन ऐसे है। अब कल्पना करो इसका ट्रांसफॉर्म। देखो पेन दे रहा है ब्लू वाला चलेगा यार, इतना तो एज्यूम कर लेते हैं कि तुम लोग के पास दिमाग है एज्यूम कर सकते हो। मैथ्स में इतना सारा किया है कि माना इसका एज इतना है, x है तो इतना तो मान रखा है। अब चलिए अब ये सोचिए ट्रांस है, और ट्रांस के अंदर ऐसे काटे हैं, प्लेन ऑफ सिमेट्री है? 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 नहीं। इसकी इमेज इसी पे नीचे आएगी, इसकी इमेज नीचे है तो यहीं पे ऊपर आएगी, तो इसका नीचे वहां ऊपर नहीं जाएगा। बस में आगे। तो इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, लेकिन इसके अंदर क्या है?
प्लेनर सिमेट्री है। तो सिस के अंदर प्लेनर सिमेट्री है लेकिन ट्रांस के अंदर प्लेनर सिमेट्री नहीं है। ऐसे कटेगा तो भी CH3 की इमेज यहीं पे तो आएगी, इसकी इमेज वहां थोड़ी नहीं चली जाएगी। बस में आगे, तो इसके अंदर प्लेनर सिमेट्री नहीं है। अब कल्पना करो ये 1-3 वाला सिस है, ये 1-3 वाला सिस है। कल्पना करो ऐसे काटे हैं, प्लेनर सिमेट्री है या नहीं है? दोनों सेम है बेटा, ठीक है। ऐसे काटे हैं, प्लेनर सिमेट्री है नहीं है? है। बस में आगे, सिस के अंदर है। ट्रांस के अंदर सोचो, ऐसे पकड़ लिए, ऐसे काटे हैं, प्लेनर सिमेट्री है? नहीं। लेकिन ऐसे काटे हैं, है। ये ऊपर कभी कट गया, नीचे कभी कट गया। तो ट्रांस के अंदर प्लेनर सिमेट्री है, सिस के अंदर भी प्लेनर सिमेट्री है, इसके सिस के अंदर प्लेनर सिमेट्री है, लेकिन इसके ट्रांस के अंदर प्लेनर सिमेट्री नहीं है। क्लियर है ना? चलो अब जरा सेंटर सिमेट्री देखते हैं। ये मान लो साइक्लोब्यूटेन है और इसी साइक्लोब्यूटेन का ये सेंटर ले लिया, तो यहां से इधर गए तो भी CH2 है, उतने ही डिस्टेंस इधर आए तो भी CH2 है, इधर भी CH2 है, इधर भी CH2 है। तो क्या इसके अंदर सेंटर सिमेट्री है नहीं है? है। लेकिन कल्पना करो कि यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। अब यहां से जब अंतर आ रहा हूं तो क्या इसके नीचे यहां CH3 है? तो क्या इसके अंदर सेंटर सिमेट्री है? नहीं। अगर इसको पकड़ लेता हूं सिस, तो यहां से अंदर गया था क्या इधर CH3 है? नहीं। अगर इसका ट्रांस पकड़ लूं, यहां से अंदर आओ तो क्या यहां CH3 है? नहीं। इसका सिस पकड़ लूं, यहां से गया तो यहां CH3 है। लेकिन कल्पना करो इसका ट्रांस, और जब ट्रांस पकड़ा तो यहां से गए तो ऊपर CH3 आ गया। तो क्या इसके अंदर सेंटर सिमेट्री है नहीं है? तो इसके अंदर सेंटर सिमेट्री भी है, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री भी है। इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है, इसके अंदर सेंटर सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या है? प्लेन ऑफ सिमेट्री भी नहीं है और इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है। बस में आगे। चलो अब अगर मान लो कुछ क्वेश्चन दें और तुमसे पूछें कि दिए हुए मॉलिक्यूल बताइए किसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है, किसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है, किसमें दोनों है, किसमें कुछ भी नहीं है, लगा लोगे? चलो करो, लिखो। Indicate the molecule which have POS, COS. जल्दी नहीं करना, ठीक है, आराम से करना। अगर होगा तो ऐसे कर देना और नहीं होगा ऐसे कर देना। बस में आगे। जल्दी मत करना, विजुअलाइजेशन सही होना चाहिए। चलो आराम से बनाओ, जल्दी नहीं करना। देखो किसके अंदर POS है, किसके अंदर COS है। कब से बंद है? परसों से ही बंद है यार, मैं बाहर गया हुआ था ना, तभी। बनाइए बनाइए। ये मतलब उसमें ये नहीं पूछे क्वेश्चन में कि कितना होगा ये सब? नहीं, केवल है या नहीं है। हो गया जी, करो करो, फिर से करो।
कितना लोगों ने बना लिया? करो, करके बताओ, जिसका भी बन जाए मुझे बताओ। तो कितने मेंबर है? 6 मेंबर, 5 मेंबर। चलो, कितना लोग लगता है कि पहले के अंदर प्लेन सिमेट्री है ना, और सेंटर, दो आवाज आ रही है। चल एक ही करते हैं, प्लेन सिमेट्री है नहीं है? कोई ऐसा जिसको लगता है प्लेन सिमेट्री नहीं है? गुड। सेंटर सिमेट्री है नहीं है? दो आवाज आ रही है। कितने लोग लगता है सेंटर सिमेट्री है? 2 3 4 5, काफी लोग हैं। और सेंटर सिमेट्री नहीं है? चलिए 3 4 लोग हैं। चले एक जरा पेज दो, नोटबुक का एक पेज। चलो ध्यान से देखो और समझने की कोशिश करो। ये जो पर्टिकुलर है, ये मॉलिक्यूल कौन सा है? साइक्लोप्रोपेन। ये क्या है? साइक्लोप्रोपेन। अब साइक्लोप्रोपेन का इस वाले सेंटर से जब इधर से इधर आ रहा हूं तो इधर तो CH2 है, तो क्या इधर CH2 है? तो कहां सोच लिया? यहां से इधर आया तो ये CH2 है, तो क्या इधर CH2 है? इधर से इधर गया CH2, तो क्या इधर CH2 है? तो किसी भी ऑड नंबर ऑफ रिंग्स में सेंटर सिमेट्री नहीं होता है। इसको ऐसा सोचो कि ये हमने 3 मेंबर रिंग ऐसे बना दिया, ऐसे बना दिया। चलिए थोड़ा ऐसे ही बनाना पड़ेगा, ऐसे बना दिया, बस में आगे। अब ऐसा ही एक 3 मेंबर रिंग और बना दिया, ऐसा ही एक 3 मेंबर रिंग और बना दिया। तो यहां पकड़ोगे तो इधर का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा, ये डिस्टेंस सेम हो जाएगा। लेकिन अगर तुमने केवल एक 3 मेंबर रिंग लिया और इसको पकड़ा, इधर तक गया CH2, लेकिन इधर कहां CH2 है? बस में इसी तरह से यहां गया CH2, इधर कहां CH2 है? इधर गया CH2, इधर कहां CH2 है? इसका क्या मतलब हुआ? किसी भी ऑड नंबर ऑफ रिंग्स में सेंटर सिमेट्री नहीं होता है। यही अगर मान लो 5 मेंबर रिंग होता तो 5 मेंबर रिंग कैसे होता? कल्पना करो, ये तुम्हारा 3 मेंबर रिंग है और यहां एक 4 मेंबर रिंग है, तो क्या इनडायरेक्टली 5 मेंबर रिंग बन गया? नहीं बन गया? बन गया। तो यहां से अगर तुम ऊपर CH2 गए तो यहां कहां CH2 है? बस में आगे। इसके लिए क्या करना होगा? एक 6 मेंबर रिंग लेना होगा। तो 6 मेंबर रिंग में इधर का ग्रुप सेम हो गया, ये वाला सेम हो गया, ये वाला सेम हो गया, तो इसमें हम बात करेंगे। तो 3 5 7 इसमें कभी सेंटर सिमेट्री मत सोचिएगा। चलिए अब बनाइए, फिर से करिए। आगे बढ़े। चल, दूसरे के अंदर प्लेन सिमेट्री है नहीं है? दो आवाज आ रही है। कितना लोग लगता है कि इसके अंदर प्लेन सिमेट्री है और नहीं है? चले, जिनको नहीं है उनको ऐसा लगता है कि ऐसे काटना है, तो उनको लगता है कि यहाँ CH3 है, यहाँ CH3 नहीं है, मतलब प्लेन सिमेट्री नहीं है। लेकिन इसी को ऐसे काट दो, मतलब यहाँ पे कल्पना करो कि इसी पे CH3H लगा हुआ है और ऐसे काट दिया। ऊपर क्या है? CH3, नीचे क्या है? H, ऐसे काट दिया। तो क्यों कल्पना करो कि यहाँ और यही है? इसको थोड़ा घुमा के यहाँ पकड़ लो और ऐसे काटने की कोशिश करो। बस में आगे। तो क्या प्लेन सिमेट्री है नहीं है? है।
इसी के ऊपर रख के काट दो, तो ऊपर रख के काट दिया तो होगा क्या, CH3H भी कट गया, CH2 की इमेज भी आ गई, मतलब प्लेन सिमेट्री है। सेंटर है या नहीं है, सेंटर नहीं है। ऊपर तो अलग है। तो वही तो बोल रहा हूँ कि यहाँ CH3 ऊपर कर दिया, यहाँ H नीचे कर दिया और ऐसे काट दिया, बस में ऊपर और नीचे CH3H कट गया और ये CH2 की इमेज इस CH2 पे चली आई। इधर आइए, इसके अंदर प्लेन सिमेट्री है नहीं है ना, ऐसे काट दो, आसान है। सेंटर सिमेट्री है नहीं है, नहीं है। इसमें प्लेन सिमेट्री है नहीं है, भी कहां से है, तो का हर जगह है। ऊपर CH3 है, यहाँ CH3 है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, और ऐसे काटेगा तो इसकी इमेज यही तो आएगी। अरे कैसे भी काट दो, अगर ऐसे काटोगे ऐसे काटोगे तो ये CH2, ये जो ऐसे तुमने काट दिया तो इस CH2 का इधर कहाँ CH2 मिला, अरे बीच बीच में कैसे काट दोगे, एक यहाँ पड़ा हुआ है एक यहाँ पड़ा हुआ है, तो या तो तुम ऐसे काटोगे या तो तुम ऐसे काटोगे या तो ऐसे काटोगे या तो ऐसे काटोगे, यही तो होगा। तो इसी तरह काटोगे बेटा, वही बोल रहा हूँ कि CH3 यहाँ है तो CH3 की इमेज यहीं पे CH3 आएगी, इसकी इमेज यहाँ CH3 नहीं आएगी, बस में आ गई। तो इसके अंदर प्लेन सिमेट्री नहीं है, सेंटर नहीं है। इसमें आ जाओ, अच्छा क्वेश्चन, प्लेन सिमेट्री है नहीं है, दो आवाज आ रही है नहीं है, कितना लोग लगता है नहीं है, नहीं है है या नहीं है, फिर कंफ्यूज कर रहे हो। चलिए, कितने लोग लगता है कि नहीं है और है, चलिए गुड। आप ऐसे काट रहे हो और ऐसे काटने से ऐसा लग रहा है कि ये CH3 यहाँ है, ये CH3 यहाँ है, प्लेन सिमेट्री नहीं है। लेकिन ऐसे काटो तो ये CH3H कट गया और क्या इस CH3 की इमेज इस CH3 पर आ गई या नहीं आ गई, आ गई। मतलब ऐसा सोचो कि एक CH3 जो है एक नीचे है, लेकिन यहाँ का CH3 ऊपर है, यहाँ का CH3 ऊपर है, तो जब ऐसे काटोगे तो कि इसका इमेज आ गया नहीं आ गया, आ गया, तो इसको ऐसे काटना है, ऐसे काटना है, बस में आ गई। तो ये CH3H कट गया और CH3 की इमेज CH3 पर चली आई, तो प्लेन सिमेट्री है, सेंटर नहीं है। इसमें प्लेन सिमेट्री है नहीं है, सेंटर नहीं है। अच्छा क्वेश्चन, प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, दो, या तो हो सकता है तो नहीं हो सकता है या नहीं है। चलो, दो आवाज आ रही है, कितने लोग लगता है कि प्लेन ऑफ सिमेट्री है, एक दो, ये देखो मेहनत कितना कम कर रहा है, टेबल में इतना हाथ उठा रहा है। चलिए, कितने लोग लगता है प्लेन ऑफ सिमेट्री है, 3-4 बच्चे हैं, नहीं है। चलिए, एक और स्ट्रक्चर बना रहा हूं, इसके अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, ये और ये सेम ही तो है। ये भी 1 ये 2 ये 3, ये भी 1 ये 2 और ये 3। लिखने का तरीका है। ऐसे करने से प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख जाती है और ऐसे करने से बच्चा ऐसे काटने लगता है, और जो ऐसे काटने लगता है तो इसको इस कार्बन पर लेके काटता है, लेकिन इसको बीच से ही काटना है, ऐसे ही काटना है, बस में आ गए। तो लिखने का तरीका है, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल सेम है, बस में आ गए। स्लाइस कट मतलब इनडायरेक्टली बीच से काटो। हाँ, जैसे ये सोचना कि ये 4 और ये ऐसे मिला के 5 मेंबर रिंग बना दिए, इस 5 मेंबर रिंग में एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, ऐसे काट दो, बस में आ गए, मतलब प्लेन सिमेट्री है। चलिए, सेंटर पक्का, हाँ, और नंबर 1, इसमें प्लेन सिमेट्री पक्का। ऐसे काटे, ऐसे काटे तो CH3 ऊपर नीचे दोनों कट गए, तो प्लेन सिमेट्री है, सेंटर है। इस पॉइंट से देखो, ऊपर इधर नीचे, सेंटर सिमेट्री भी है, बन जाएगा। तो कुछ मॉलिक्यूल ऐसे हो सकते हैं जिसमें POS हो, COS हो, ठीक है, कुछ ऐसे हो सकते हैं जिसमें POS COS कुछ भी ना हो। इसको ऐसे काट दो, एक नीचे तो ये ऊपर, मतलब ऐसा 6 मेंबर रिंग है, एक CH3 यहाँ है, एक CH3 यहाँ है, तो इस सेंटर से इधर गया तो ऊपर CH3, इधर आए तो नीचे CH3, तो हो गया सेंटर सिमेट्री। चलिए, अब किसी भी कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए देखो, अब कहानी का ट्विस्ट यही है, शुरू में जो भूमिका बांधा था, ठीक है, ये वाला, कि कुछ लोग कुछ ऐसे हैं जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेंगे,
कुछ ऐसे हैं जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट नहीं करेंगे। बस में आगे। तो ये तो पोलैरिमीटर का रिजल्ट था। अब पेपर पे देख के कैसे बताओगे कौन रोटेट करेगा कौन रोटेट नहीं करेगा। तो जिस मॉलिक्यूल के अंदर भी प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री में कोई भी ना हो, बस में आगे, जो प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी रखा हुआ नहीं है वो सारे ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और रोटेट करते हैं। लेकिन जिसके अंदर पीओएस सीओएस में कोई भी आ जाए, बस में आगे, वो कैसे होते हैं, वो ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं। और जिस मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर ऑफ सिमेट्री कुछ भी नहीं होता है, उस तरह का मॉलिक्यूल को एक नाम देते हैं। वो नाम क्या देते हैं? कायरल मॉलिक्यूल। लिखिए, हेडिंग डालिए लास्ट, कायरल मॉलिक्यूल। कायरल मॉलिक्यूल, any molecule which do not have plane of symmetry or center of symmetry, any molecule which do not have plane of symmetry or center of symmetry are called as chiral molecule or center of symmetry, POS or COS. Any molecule which do not have plane of symmetry or center of symmetry are called as chiral molecule. अब लास्ट पॉइंट, किसी भी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए उसे क्या करना है? कायरल होना है, मतलब पीओएस सीओएस नहीं रखना है। चलिए लिखिए, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, फॉर अ मॉलिक्यूल टू बी ऑप्टिकली एक्टिव, molecule must be chiral. Molecule must be chiral. That is, it will not have plane of symmetry or center of symmetry. That is, for a molecule to be optically active, molecule must be chiral. That is, it will not have plane of symmetry or center of symmetry. हीरो इधर, मॉलिक्यूल विल नॉट हैव प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री। याद रहेगा? चलिए समझिएगा, दो चीज है बेटा, एक मैंने बोला कायरल मॉलिक्यूल और एक मैंने बोला कायरल कार्बन। बस में आगे, इधर परिमल, कायरल कार्बन अलग चीज है और कायरल मॉलिक्यूल अलग चीज है। बस में आगे, कायरल कार्बन मतलब क्या है? ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी अलग है। और कायरल मॉलिक्यूल क्या है? ऐसा मॉलिक्यूल जिसके अंदर पीओएस सीओएस ना हो। जैसे इसके बारे में सोचो, इसके बारे में सोचो, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ COOH, ऐसा बना लिए। सोच के बताओ, क्या इसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है? अगर पूछा जाए कि इसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है, तो आंसर क्या देना है? लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल, इसको ऐसे लिखें, क्या ये मॉलिक्यूल कायरल है या नहीं है? क्या बोलना है? नहीं है, क्योंकि प्लेन ऑफ सिमेट्री आ गया, नहीं आ गया? आ गया। तो कायरल कार्बन अलग चीज होता है और कायरल मॉलिक्यूल अलग होता है। बस में आगे फिर से बोल रहे हैं, किसी मॉलिक्यूल को ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए कायरल कार्बन जरूरी नहीं है। बस में आगे, क्या जरूरी है? पीओएस सीओएस ना हो। तो इसीलिए ऑप्टिकल की कहानी हम कहाँ पढ़ेंगे? ऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे और दूसरा इनऑर्गेनिक में भी पढ़ेंगे। इनऑर्गेनिक कहाँ पढ़ेंगे? अरे यहाँ तो पढ़ोगे ही। हाँ, चैप्टर कौन सा है? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। बस में आगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी कहीं ना कहीं ऑप्टिकल आने वाला है। बस में आगे, तो कायरल कार्बन होना जरूरी नहीं है। बस में आगे, जरूरी क्या है कि मॉलिक्यूल के अंदर प्लेन ऑफ सिमेट्री सेंटर सिमेट्री नहीं होनी चाहिए। याद रहेगा? तो आज की क्लास में भूमिका बांधा, भूमिका क्या बांधा कि कायरल कार्बन क्या होता है, कायरल मॉलिक्यूल क्या होता है। चलिए इसके बारे में सोचिए। अगर मान लो ऐसे दे देता, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ COOH, बताओ इसके अंदर कायरल कार्बन है या नहीं है? कायरल मॉलिक्यूल है या नहीं है? लगता है कि ऐसे सेंटर सिमेट्री है, लेकिन यहाँ का OH प्लेन के बाहर, ये OH प्लेन के बाहर होता है। बस में आगे कल रिप्रेजेंटेशन से और क्लियर कर देंगे कि कैसे बनता है। तो ये कहानी कुछ ऐसी है, ये कहानी जो है
ये कुछ ऐसी है, ये OH प्लेन के बाहर, ये H प्लेन के बाहर, ये OH प्लेन के बाहर, ये H प्लेन के बाहर, ये एसिड प्लेन के पीछे और एसिड प्लेन के पीछे, ऐसे है। तो जब ये OH बाहर है, ये OH बाहर है, तो क्या कभी सेंट्रल सिमेट्री होगा? नहीं। लेकिन पेपर पे देखने से क्या लगता है कि ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, इधर चले गए, इधर चले गए, सेंट्रल सिमेट्री हो गया। कैसे भी नहीं काट सकते। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इसके अंदर ये जो मॉलिक्यूल है, इसके अंदर कायरल कार्बन भी है, और ये मॉलिक्यूल जो है कायरल मॉलिक्यूल भी है। बस में आगे। अब सोचो कहाँ हो सकता है, एक ऊपर है एक नीचे है, कैसे प्लेन लगाएगा? बस में आगे। अब सोचिए, अगर ये कायरल मॉलिक्यूल है तो ये ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? एक्टिव। और ये कायरल मॉलिक्यूल नहीं है तो ऑप्टिकली एक्टिव इनएक्टिव? इनएक्टिव। लेकिन दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि इसका नाम 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1,4 डाइओइक एसिड, इसका नाम 2,3 डाइहाइड्रोक्सी ब्यूटेन डाइओइक एसिड। तो कैसे कहोगे कि ये अलग है और ये अलग है? सिस्टर्स देख लेगा इसमें। लीवोडेक्स्ट्रो, वो तो ऑप्टिकल एक्टिविटी है, वो तो पेपर पे देखने से नहीं बताओगे क्लॉकवाइज है एंटी क्लॉकवाइज है, पेपर पे देख के कैसे बताओगे? तो वही दो तरह का नोमेनक्लेचर आएगा, एक आएगा जिसको बोलेंगे RS और दूसरा आएगा जिसको बोलेंगे DL। तो ऑप्टिकल में दो तरह का नोमेनक्लेचर आते हैं, एक आता है RS DL, और ज्योमेट्रिकल में तीन तरह का नोमेनक्लेचर आते हैं, एक आता है सिस ट्रांस सिन एंटी EZ। बस में आगे। तो कल वाली क्लास में ही दिखाएंगे कि इन दोनों के बीच में क्या रिश्ता है, कैसे ये अलग है, कैसे ये अलग है, और कुछ और आने वाले हैं उन पर्टिकुलर को भी देखेंगे। जैसे कल के पेपर में तुम लोगों को टर्म्स आए थे, इनएंसिमर, डैस्टीरिमर्स, कुछ आया था ना, तो उन्हीं के बारे में और अच्छी तरीके से यहाँ पर जिक्र होगा। हाँ, अगर प्लेन सिमेट्री आ गया मतलब कायरल मॉलिक्यूल नहीं है, दोनों नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो गया मतलब सिमेट्री आ गई तो आधा क्लॉकवाइज आधा एंटी क्लॉकवाइज सीधे उसको भेज देगा। बस यहाँ प्लेन सिमेट्री सेंट्रल सिमेट्री में कुछ भी नहीं होना चाहिए, तभी वो कायरल मॉलिक्यूल। लाइए ये किताब दीजिए जरा, होमवर्क दें आपको। चल लिखिए पेज नंबर 249, पेज नंबर 249, क्वेश्चन नंबर 46। एक अकेला क्वेश्चन है जिसके अंदर 20 क्वेश्चन है, जिसमें आपको बताना है किसमें प्लेन सिमेट्री है, किसमें प्लेन सिमेट्री नहीं है, किसमें सेंट्रल सिमेट्री है, किसमें सेंट्रल सिमेट्री नहीं है। बस में आगे। दूसरा पेज नंबर 266, अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, पेज नंबर 266, क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर क्वेश्चन नंबर 30। ठीक है, इसमें एक जगह क्वेश्चन है 26 को छोड़ देना, इसमें नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर पूछा है, वो मैंने आपको अभी नहीं पढ़ाया है, आगे बढ़ाएंगे। तो 21 से लेकर 30 एक्सेप्ट 26 बन जाएगा ना। चल नेक्स्ट क्लास में